टाइम चल गया। अब सुनो मेरी बात, यूनिट फर्स्ट अकेली ये विद्युत विश्लेषण इसका, ये परिपथ विश्लेषण इसका नाम है। इसमें बहुत सारे रुकावट जोड़ेंगे अपन। रुकावट का मतलब कुंडली भी जोड़ेंगे, इधर डायोड नहीं जोड़ना, बस ट्रांजिस्टर भी नहीं जोड़ना, संधारित्र जोड़ेंगे और प्रतिरोध जोड़ेंगे। उसके बाद एक चीज़ और पढ़ी होगी तुमने, डेल्टा और स्टार। जिसने कंपटीशन में कोई पढ़ के आया ना, तो एक परिपथ बनता है ऐसे 3 प्रतिरोधों का, इसको चेंज किया जाता है सिंपल करने के लिए स्टार में। तो स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार, इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी, और हमेशा जितने भी मैं इसके न्यूमेरिकल दूँ वो सारे कर लेना, क्योंकि ये बुक है ना, सॉरी ये यूनिट ऐसे माना आप 20% है बुक का, इतनी बड़ी यूनिट है। सवाल ही बहुत भयंकर है और बहुत प्यारे प्यारे। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा सवाल मिलेंगे ना एमएससी लेवल के, इसी बुक के मिलेंगे। नेट में इस यूनिट के, चाहे नेट में लो आप, फर्स्ट ग्रेड में लो, किसी के भी 5-6 सवाल मिलेंगे। 5-6 सवाल तो बहुत भयंकर होते हैं इसी यूनिट के। और शॉर्ट ट्रिक भी बहुत शानदार तरीके से लगाते हैं इसमें। बस पुरानी चीज़ें याद हो जानी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब पहले अपन इसके बेसिक पे फिर वापस चलते हैं। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आती है जब अपन परिपथ को हल करते हैं। तो आप टॉपिक डालिए पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तुम आगे खिसको थोड़ा, आगे खिसक थोड़ा बंटी, उसको टच मत करना, आगे खिसक जा सुनील, आगे खिसक, गुणाकर आगे खिसक। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अब सुनना मेरी बात। पहला आता है जाल, बोले तो नेटवर्क। नेटवर्क इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जाल या नेटवर्क। ऐसा परिपथ आएगा, इधर सुनना, जिसमें R जुड़ा हो, L जुड़ा हो, C जुड़ा हो। इन्हीं को क्या बोलते हो आप? चालक अवयव। क्या बोलते हो? चालक अवयव। चालक अवयव, ठीक है। इसके अलावा डायोड जुड़ जाए, ट्रांजिस्टर जुड़ जाए, और ओल्टता स्रोत के रूप में बैटरी जुड़ेगी। तुमने ये तो पढ़ के आए हो तुम, ओल्टता स्रोत तो बैटरी को बोलते हैं। यहाँ एक और नया चीज पढ़ोगे, वो होगा धारा स्रोत। धारा स्रोत, ठीक है, बताएंगे ये भी क्या होता है फिर, और आगे सुनना। इस प्रकार का परिपथ हो जिसमें चालक अवयव हो, ओल्टता स्रोत हो या धारा स्रोत हो, तो उसको बोलोगे आप जाल। ठीक है, पहले जो जाल पढ़ा तुमने उसको किस टाइप से पढ़ा है? इस टाइप का। एक तो यहाँ बैटरी लगा दी मैंने माइनस प्लस, इधर एक कैपेसिटर ले लिया, संधारित्र ले लिया, एक कैपेसिटर ले लिया, 1-2 शाखा और बना दी, इस टाइप का। अब जो जाल पढ़ोगे ना उसमें इस टाइप के भी होंगे, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर। यहाँ कुछ लगा हुआ है, बोल देगा वो संधारित्र जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है, या फिर प्रतिरोध जुड़ा है, डायोड जुड़ा है, ट्रांजिस्टर जुड़ा है, इस जगह। तो इसके तो कितने हो गए? 2 टर्मिनल, एक तो निवेशी और एक निर्गत, इनपुट और ये आउटपुट। फिर एक और आएगा 3 वाला, जिसको आप नाम सुनाओ। 3 टर्मिनल किस में होते हैं? 2 तो डायोड में भी होते हैं और 3 होते हैं याद हो ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना। और एक और आएगा चतुर टर्मिनल जाल, ये सबसे ज़्यादा ये काम आएगा अपने, जिसमें ये दोनों निवेशी होंगे और ये दोनों निर्गत होंगे, ठीक है ना। तो कितने प्रकार के? चतुर टर्मिनल हो गया, द्वि टर्मिनल हो गया। 3 टर्मिनल में क्या होगा? एक को उभयनिष्ठ कर दिया जाएगा, इनको जोड़ दिया जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ होते हैं, 3 टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो कभी कभी आ जाती है जाल की परिभाषा पूरी तरह नेटवर्क की पूछ लेता है। तो इसमें क्या बोलोगे? ओल्टता स्रोत जुड़ा हो, चालक अवयव जुड़ा हो, डायोड ट्रांजिस्टर जुड़ा हो, तो इसे एक पूरा बंद परिपथ बन रहा हो, तो उसी को क्या बोलोगे आप? जाल, ठीक है। पहले जाल केवल तुम सिंपल इतना सा पढ़ के आए थे, वो भी छठा लेसन था तुम्हारे विद्युत परिपथ वाला। वहाँ पर अपने पास बैटरी होती थी और प्रतिरोध को 2 बैटरी या 3 बैटरी, 1 बैटरी और प्रतिरोध। बेचारा वो संधारित्र भी नहीं जोड़ता था, कुंडली भी नहीं जोड़ा। जिसने एनसीईआरटी वाला सिलेबस पढ़ा है उसमें संधारित्र भी जोड़ता था और कुंडली भी जोड़ता था। अपने आरबीएससी वाले में केवल क्या जोड़ता है? वो प्रतिरोध। उसी को हल करते थे, वही किरचॉफ का प्रथम नियम लगा के, द्वितीय नियम लगा, वो तो यहाँ भी लगाने हैं अपन को, ठीक है ना। लिखाएंगे भी सही और आते भी है। तो पहले लिखो जाल की परिभाषा लिखो, ओल्टता स्रोत, ओल्टता स्रोत
उल्टा स्रोत, कोमा विभिन्न प्रतिबाधाओं, विभिन्न प्रतिबाधाओं, विभिन्न प्रतिबाधाओं, विभिन्न प्रतिबाधाओं, कोष्ठक में लिख लेना R, L, C, R, L, C, प्रतिबाधा इनके कारण ही होगी, R, L, C, कोष्ठक बंद। आगे चलो, कोमा डायोड, डायोड वो ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से मिलकर बने, से मिलकर बने, से मिलकर बने विद्युत परिपथ को, से मिलकर बने विद्युत परिपथ को जाल या नेटवर्क कहते हैं, जाल या नेटवर्क कहते हैं, जाल या नेटवर्क कहते हैं। लिख लिया? चलो अब अगली लाइन से लिखना, जाल में उपस्थित, जाल में उपस्थित टर्मिनलों, जाल में उपस्थित टर्मिनलों, जाल में उपस्थित टर्मिनलों की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर जाल को 3 भागों में बांटा गया है, जाल को 3 भागों में बांटा गया है, जाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? चतुर टर्मिनल जिसमें 4 होंगे, त्रि टर्मिनल जिसमें एक को विनिष्ट कर दिया जाएगा, और द्वि टर्मिनल, ठीक है। द्वि टर्मिनल ऐसा भी मिलेगा, इस टाइप का भी, जिसमें एक इधर एक इधर। एक और द्वि टर्मिनल होगा, इसमें 2 तो ये होंगे, और इधर वाले जो सिरे होंगे ना ये इनको जोड़ दिया जाएगा एक वायर से। और एक बात ध्यान रख लेना, किन्हीं भी 2 बिंदुओं का विभव समान आ जाए, किन्हीं भी 2 बिंदुओं का विभव समान आ जाए तो वहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, वहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना बस। किन्हीं भी 2 बिंदुओं का विभव क्या जाए समान, तो वहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे मैं इनको जोड़ूंगा तो ये हो गया लघुपतित, क्या हो गया ये? लघुपतित। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये ध्यान रखना। 2 चीजें आएगी, वो बताऊंगा मैं आगे, एक तो खुला परिपथ और एक आएगा बंद परिपथ, जिसको शॉर्ट सर्किट या लघुपतित बोलोगे आप, ठीक है। इनकी कंडीशन भी लिखाऊंगा। तो पहले डालो आप टॉपिक, इसमें पहला पॉइंट चतुर टर्मिनल जाल, चतुर टर्मिनल जाल, चतुर टर्मिनल जाल। कितने टर्मिनल होंगे? 4, 2 तो निवेशी और 2 निर्गत। इधर देखो आप, ये रहा नेटवर्क, ये पहला टर्मिनल, ये पहला, इसको नाम दोगे आप इनपुट। ये दूसरा टर्मिनल 2, इसको नाम दोगे आप आउटपुट, ठीक है। अंदर भी बनाना चाहो तो थोड़ा सा बना देना। लिखो इसमें, ऐसा जाल जिसमें 2 निवेशी, ऐसा जाल जिसमें 2 निवेशी, ऐसा जाल जिसमें 2 निवेशी, वह 2 निर्गत होते हैं, वह 2 निर्गत होते हैं, वह 2 निर्गत होते हैं। ऐसा जाल जिसमें 2 निवेशी व 2 निर्गत होते हैं चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है, चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है, चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। फोटो बना लो फटाफट।
कोई इस भरोसे चल रहा हो ना कि तुम्हारा सिलेबस कम होएगा, किसी के मन में ऐसे चल रहे विचार, जैसे 12 वालों को 11 वालों का कर दिया। उनके भी क्या मस्त मस्त टॉपिक हटाए, पढ़ाने का मजा आ रहा है। न्यूटन की गति की समीकरण हटा दी और वो संवेग संरक्षण नियम हटा दिया, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी हटा दिया, ए बराबर डी पी बाई। अब मेरे समझ में बल हटा दिया तो फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कहाँ से। इधर 11वें लेसन में हटाया अपवर्तन परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सारे हटा दिए और फिर क्या दे दिया, लेंस। अब लेंस भी घटना अपवर्तन की होती है, कुछ भी नहीं हटाया, बस नाम है हटाने का। गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट हर जगह खुद के नियम लगाते, कहते कि ऐसा हम अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरा कोई नियम लगा के वापस हो जहाँ का जहाँ लिया, जहाँ का जहाँ। बोलते हैं कचौरी 7 रुपए की है, 3 रुपए की थोड़ी सी नमकीन डाल के भाई साहब 10 रुपये हो गया। अब नमकीन तो शायद 1.5 रुपए की, कचौरी छोटी बना देगा यार, 10 वाली बड़ी 7 वाली छोटी, मन तो पता था ना। 3 का नमकीन 7 में लो भाई, या 3 रुपए की जलेबी भाई खुला कोना ओगे, वो सब तुमने तो पूरा 10 को करना जमाना लिखवा कर। 3 टर्मिनल जाल 3 टर्मिनल जाल 3 टर्मिनल जाल 3 टर्मिनल जाल। एक को क्या करेंगे भाई, इसमें उभयनिष्ठ इस टाइप से, ठीक है। चलो लिखो, यदि टर्मिनल यदि चतुर टर्मिनल जाल के एक निवेशी टर्मिनल, यदि चतुर टर्मिनल जाल के एक निवेशी टर्मिनल वह एक निर्गत टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए तो इसे त्रिटर्मिनल जाल कहते हैं। इसे त्रिटर्मिनल जाल कहते हैं। फटाफट बनाओ इसको। आगे बढ़े। द्विटर्मिनल जाल द्विटर्मिनल जाल चलो लिखो। अब इसमें क्या करें, इनको लघुपतित कर रहे। क्या कर रहे, लघुपतित। लिखो थोड़ा एक्स्ट्रा समझाता हूँ मैं, आओ तुम। यह अपनी बैटरी माइनस प्लस, ये यहाँ एक वायर है, थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, थोड़ा सा लिया 50 ओम, बहुत ज़्यादा है वैसे। जा रही थी बेचारी कौन, करंट, ये 50 वोल्ट ले लिया मैंने, 100 वोल्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कितने एम्पियर की जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है ना। अरे बोलो, यहाँ मैंने एक आंकड़े डाला, अब इसमें पहले इसमें से कितनी बह रही थी, 2 एम्पियर। अब पूछो मैं तुमसे, अब इसमें से कितनी बह रही, इसमें से बहेगी अब 0। हम वही काम करते हैं जो आसान हो, जिसमें रुकावट कम हो। इसकी भी वही है,
जहाँ इनको लगेगा कि जहाँ पर रुकावट बहुत कम है ही नहीं, वहीं से धारा यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इधर से नहीं आएगी। हाँ, इसका फिर यूँ माने कि इसका आर बहुत कम है, बहुत कम 0.00 समथिंग है, तब यहीं से धारा बहेगी। और मैं बोल दूं कि ये भी 20 ओम का है, तब तो फिर सर ये समांतर क्रम में होगा, फिर तो धारा बहेगी। मतलब इसका मान बहुत कम है। ये वास्तव में वायर है, कौन सा, प्रतिरोध वाला, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और एक और आता है संयोजन वाला वायर, नील बटा सन्नाटा। आओ, एक तो आता है प्रतिरोध तार और दूसरा आता है संयोजन तार। ये भाई साहब सस्ता है, इसको लाइट को, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के काम में लिया जाता है। ये बहुत महंगा आता है। इससे उसमें ऊर्जा उत्पन्न करवानी हो, बहुत ज़्यादा करंट जा रहा हो तो वहाँ करंट रुकवाना हो, उसके काम में लेते हैं। मेरी बात सुनना, सबने 12वीं क्लास में प्रैक्टिकल की, धागे से बंधा हुआ वायर आता था ना, वो है ये, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम। और तुम ओम का नियम पे ऊपर जोड़ देते ना, वो एक सर जाने कहाँ से ला देते, 15 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, वो है ये प्रतिरोध तार। ये मिश्र धातु का बना होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा। ये तो कॉपर का होगा, ये वाला तो, ये याद करो नाम, यूरेका, कॉन्स्टेंटम, मैग्नीन, नाइक्रो, उनका बना होता है। फिर और सुनो, अधिकतर बच्चे किसान परिवार के हो तो क्वापा भी क्या होगा, स्टार्टर, किटावट, चीनी को हटाओ, वायर देखो तांबे का लगा होगा, एल्यूमिनियम का लगाओ, लगा के देखो तुरंत जाएगा, क्योंकि उसके पास तो वही नहीं है ना, रेजिस्टेंस नहीं है ज़्यादा। आता है एक बिल्कुल बारीक तार, प्रतिरोध तार, जिसको फ्यूज तार बोलते हैं अपन, वो होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। तो जब अपन परिपथ में करंट को एक स्थान से दूसरे, वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पावर शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना हो ना, तो कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। और यदि हमको कुंडली बनानी है, गर्म करवाना है, तो फिर वहाँ इनका नहीं, विशिष्ट मतलब मिश्र धातु का वायर लिया जाएगा, जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो। प्रतिरोध ज़्यादा होगा सर, उससे क्या होगा, V = IR, ज़्यादा से ज़्यादा विभव पतन होगा। और एक और चीज़ बढ़ जाएगी, H = I²RT, ये चीज़ ही बढ़ेगी। समझ में आया? अब सुनो, लाइट का बिल बचाना हो तो ये तो होता है अपने पास, ये तो आपने डीबी मोहल्ला की, यहाँ से 2 वायर, ये अपने घर का वो कनेक्शन मीटर, फिर यहाँ से 2 इधर। बल्ब जलाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलने तो CFL वगैरह, इतना सा तो आना भी चाहिए बिल, अपने को भी लगे कुछ ले रहे हैं तो कुछ देना भी। पराठा चक्की चलानी हो, अपने बोरिंग में मोटर चलानी हो, हीटर चलाना हो, फ्रीज नहीं, उधर से कपड़े वपड़े वॉशिंग मशीन से कपड़े वपड़े धोने हो, तो यहाँ से 2 तार निकालो, इधर से नहीं, यहाँ से। तो रे बाद अब तू पूरा बिल दा यहाँ से 2 निकला है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। 2 तार छिल लो, उनको कुर्सी से ऊपर देख के वहाँ लगा दो, और इनको इधर आटा चक्की से, इधर से जो ज़्यादा शक्ति, जिसकी पावर ज़्यादा हो, तो आटा चक्की नाटी लगा देगो, ताको आटो न पीस दो, तब बता दूंगा। हाँ, ऊपर से छोटी वाली आटा डबल पे, उससे जो अपने घरों पे आता है 220 उससे चल जाए, बड़ी वाली का तो कनेक्शन अलग होता है। फिर और भी जिसकी शक्ति ज़्यादा वो चलानी हो ना, तो यहाँ से निकाल लो तार। अरे निकाल दे सब, चेक कर, अपन को तो अपना काम करने के बाद हटाना है। हम ऐसे बल्ब जला लेंगे, क्यों निकाल रहे हो, इतना सा तो वैसे भी आएगा। हाँ उधर करो, अरे किस किस को पता है ऐसा, कौन कौन नहीं करता, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं, उसका तो पता चल जाता है आजकल तो। हाँ वो अलग बात है। अब सुनो मेरी बात, तो ये जो इधर आ रहा है ना, इसमें से पावर गुजर ही नहीं रही, तो लाइट का बिल भी कहाँ, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, लघुपतित करना। और अपने लिए लघुपतित करना ये होगा, एक वायर बना देंगे, ठीक है, तो उधर से ना जाकर इधर से आ जाएगी। चलो लिखो आगे। अरे बात नहीं, क्या आया,
द्विटर्मिनल जाल लिखो, यदि चतुर्टर्मिनल जाल के, यदि चतुर्टर्मिनल जाल के, यदि चतुर्टर्मिनल जाल के, चतुर्टर्मिनल जाल के निर्गत टर्मिनलों को, निर्गत टर्मिनलों को निर्गत टर्मिनलों को एक निवेशी निर्गत टर्मिनलों को लघुपतित कर दिया जाए, लघुपतित कर दिया जाए, लघुपतित कर दिया जाए तो प्राप्त जाल, तो प्राप्त जाल द्विटर्मिनल जाल कहलाता है, तो प्राप्त जाल द्विटर्मिनल जाल कहलाता है, तो प्राप्त जाल द्विटर्मिनल जाल कहलाता है। आ गया। अब जाल में जो ओढ़ता स्रोत उपस्थित है उसी के आधार पर दो प्रकार का होता है जाल। यह यदि एक परिपथ ये बना रखा, एक नीचे बना रखा, यदि एक जाल में या परिपथ में बैटरी लगी हुई है तो उसको तो बोलते हैं सक्रिय ओढ़ता स्रोत, सक्रिय जाल, और इसमें लगी हुई नहीं है बैटरी, उसको बोलोगे आप निष्क्रिय जाल। और यदि आपको किरचॉफ के नियम लगाने हैं, किरचॉफ या किरचॉफ के नियम लगाने हैं तो सक्रिय जाल लेना पड़ेगा, निष्क्रिय जाल में उसका नियम नहीं लगेगा वो समीकरण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लिखो आप, स्टार लगा लिखना, जाल में उपस्थित ओढ़ता स्रोत के आधार पर, जाल में उपस्थित ओढ़ता स्रोत के आधार पर जाल में उपस्थित ओढ़ते स्रोत के आधार पर जाल को दो भागों में बांटा गया है, जाल को दो भागों में बांटा गया है, जाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखना सक्रिय जाल, पहला लिखना सक्रिय जाल, सक्रिय जाल लिखो। इसमें ऐसा जाल जिसमें ओढ़ता स्रोत, ऐसा जाल जिसमें ओढ़ता स्रोत, ऐसा जाल जिसमें ओढ़ता स्रोत या धारा स्रोत विद्यमान होते हैं, ऐसा जाल जिसमें ओढ़ता स्रोत या धारा स्रोत विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, सक्रिय जाल कहलाता है, सक्रिय जाल कहलाता है। ऐसा जाल जिसमें ओढ़ता स्रोत या धारा स्रोत विद्यमान होते हैं सक्रिय जाल कहलाता है, सक्रिय जाल कहलाता है। सेकंड, निष्क्रिय जाल, ऐसा जाल जिसमें ओढ़ता स्रोत या धारा स्रोत, ऐसा जाल जिसमें ओढ़ता स्रोत या धारा स्रोत विद्यमान नहीं होते हैं, विद्यमान नहीं होते हैं, निष्क्रिय जाल कहलाता है, निष्क्रिय जाल कहलाता है। लिख लिया? चलो तो अभी डालो प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जल्दी लिखो। प्रतिबाधा लिखो, विद्युत परिपथ में चालक अवयव, विद्युत परिपथ में चालक अवयव, विद्युत परिपथ में चालक अवयव, कोष्ठक में क्या लिखोगे? R, L, C, विद्युत परिपथ में चालक अवयव R, L, C द्वारा उत्पन्न बाधा को, द्वारा उत्पन्न बाधा को, द्वारा उत्पन्न बाधा को, द्वारा उत्पन्न बाधा को, अवरोध बोल दो, रुकावट बोल दो, बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं।
प्रतिबाधा कहते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगली लाइन से लिखना, प्रतिबाधा 3 प्रकार की होती है। प्रतिबाधा 3 प्रकार की होती है। अब सुनना, तुम सोच रहे होंगे RLC आएगा। हाँ, एक तो आएगी रेखिक प्रतिबाधा, सुनते जाना, रेखिक प्रतिबाधा। सेकंड आएगा अरेखिक, रेखीय बोल दो या रेखिक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबाधा। किसी को पता है तीसरी? हाँ बोलो बोलो। द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ए राधा हूं, इधर देखो, रेखिक प्रतिबाधा। यदि मैं V व I के मध्य, इधर देखो, कौन बोला? ये बोला ना। यदि मैं V व I के मध्य क्या खींचूं? ग्राफ। कोई बात नहीं, V व I के मध्य क्या खींचूं? ग्राफ। और वो सीधी सरल रेखा है, मतलब ओम जी के नियम की पालना हो, तो वो रेखिक प्रतिबाधा किस में होता है सर? R में। किस में होता है? R में। सेकंड, अरेखिक प्रतिबाधा। यदि मैं V और I के मध्य ग्राफ खींचूं, यहां पर भी मैं I ले सकता हूं और यहां पर भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां, और ग्राफ सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं हो, और ग्राफ सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं हो, तो कहलाएगी अरेखिक प्रतिबाधा। याद आया किसका ग्राफ है? अरे पीएन संधि डायोड, अग्र बायस और ये पश्च बायस, सीधी सरल रेखा नहीं मिल रही ना, तो कौन सी प्रतिबाधा? ये अरेखिक प्रतिबाधा। जिसमें सीधी सरल रेखा मिले वो कौन सी प्रतिबाधा? रेखिक प्रतिबाधा। सर द्विपार्श्विक, दोनों तरफ से जोड़ो, उसके टर्मिनल चेंज कर दो, टर्मिनल चेंज। पहले इधर A जोड़ रखा है, इधर B जोड़ रखा है, B उधर कर दो, A इधर कर दो। टर्मिनल चेंज करने पर यदि प्रतिबाधा का मान चेंज नहीं होता है तो कहलाती है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। रुको, ये बैटरी माइनस प्लस, ये कौन है? रेजिस्टेंस R। अब इसका तो ये A टर्मिनल और इसका ये B टर्मिनल, तो इसको चेंज कर दो, B को तो यहाँ ले आओ और A को यहाँ ले जाओ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर फिर AC भी आती के साथ जिसमें परिवर्तन होता है। हाँ, प्लस माइनस, नाम सुना सुना लग रहा है, PN। अभी इसका प्रतिरोध 1 से 100 ओम के बीच होगा, इसका प्रतिरोध 1 से 100 ओम, क्योंकि अग्र बायस में। अब तुम इसको पश्च बायस में लाओ सर, टर्मिनल चेंज करो। अरे उल्टा आ गया यार। ये आ गया, P इधर N इधर, कौन सा बायस आ गया? पश्च बायस। अब इसका प्रतिरोध दशेगा 3, 4, 5 पे चला गया। अब क्या बन जाएगा? कुचालक। वही ट्रांजिस्टर पे आ जाओ, उसको भी अग्र बायस पश्च बायस जोड़ देते हैं ना, संधि आती है ना, BC संधि और BE संधि, तो कभी अग्र बायस में कभी पश्च बायस में, तो उनके टर्मिनल चेंज करने पर प्रतिबाधा की मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है प्रतिरोध। एक संधारित्र कैपेसिटर, एक कुंडली, ये संधारित्र और ये कुंडली, ये सब क्या है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। डायोड और ट्रांजिस्टर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। लिखो तीनों की परिभाषा। पहली रेखीय प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा। लिखो ऐसी प्रतिबाधाएं, ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके लिए विभव व धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ
जिनके लिए विभव व धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके लिए विभव व धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है, रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है, रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है, रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है। उदाहरण लिख लेना R, L, C। आओ पहला V इक्वल टू आई आर, Y इक्वल टू, यहाँ तो क्या ले लूँ मैं R और यहाँ I। नाम सुना सुना लग रहा है। X अक्ष पर तो क्या लोगे I, Y अक्ष पर उल्टा करो सर इस तीर को, Y पर तो V और X पर आ गया। अब सुनना ग्राफ बनाओ, अभी तो ग्राफ कैसा ढाल बताओ, m बराबर टेन थीटा बराबर r, ग्राफ बनाओगे v और ये i, सीधी सरल रेखा, एंगल यूँ लेना है, थीटा आ गया और इसी का टेन थीटा किसको बताएगा r को, ठीक है। सेकेंड q बराबर cv, सुना सुना लग रहा है, y इक्वल टू mx, x पर तो क्या लोगे v और y पर q, बनाओ सर ग्राफ, ऐसा q और ऐसा v, ये ग्राफ आ गया। m बराबर टेन थीटा बराबर c, धारिता है c, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो q और यहाँ पर v, और जो इसका टेन थीटा निकालोगे तुम, क्या निकालोगे टेन थीटा, वो किसकी वैल्यू को बताएगा c को। और चलो सर आगे, थर्ड कुंडली, नाम सुना होगा E बराबर L di बाई डी टी, ई बराबर L di बाई डी टी, y इक्वल टू, तो सर ये लो, ये m और ये x, तो टेन थीटा किसको बताएगा m बराबर टेन थीटा, और ये किसको बताएगा l को, ठीक है। और ग्राफ आएगा सर किसमें, यहाँ तो E में और यहाँ di बाई डी टी। भाई E कब मिलेगा, जब धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन हो, धारा के मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में चेंज होने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल बने, और जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा क्या आएगा ई मिलेगा। अब देखो तो इसका ये कौन थीटा, और इसी का टेन थीटा किसको बताएगा एल को, एल क्या है प्रेरकत्व किसका कुंडली का, और यदि इसका मान ये से चलता जा रहा है तो विरोध भी ज़्यादा करेगा किसका, धारा के मान में परिवर्तन, तो ये आएगा ई डी बाई डी टी। तो ये तीनों, ये जो तीनों बनाए मैंने आर एल और सी, कौन सी प्रतिबाधा है इनकी, रैखिक प्रतिबाधा। बनाओ सर। लीनियर रेजिस्टेंस, अभी तो बहुत सारे बच्चे शायद गांव में ही हैं, हाँ या बूंदी आ गए, गांव में है ना अभी तो। चार पाँच दिन हो गया, फिर पहले दिन तो कमरान जमा होगा, दूसरे दिन फिर होगा। क्या हुआ, हाँ किसने कहा, चले आगे। आगे चलूं,
तू क्लास के बाद रुक जाना आज, हमारी इच्छा। अब अगर जो कहा इस शीत लहर में तो गाँव सटिया क्यों दिख, अब उल्टी चाल की तो पाचो गाँव भी जा सके तो इन्हें कहे जो गर्मी आ जना मान दिया हो ना तब तो गरा सगड़ा से बांधे रखा जी तो पतंग का नहीं डील को उड़ तो रह जो कोचड़ो लटकार छोड़े थे ना पतंग ना अब ना भवा में यो ये देश को थोड़ी बरबुड़िया से दूसरा देश में आए थे तो तभी तो देखो ना बुरा बुरा माथा हो रही को बरबुड़िया की देन क्या। लिखो आगे अगला टॉपिक अरेखीय प्रतिबाधा। अरेखीय प्रतिबाधा, अरेखीय प्रतिबाधा, अरेखीय प्रतिबाधा। लिखो ऐसी प्रतिबाधाएं, ऐसी प्रतिबाधा जिनके लिए, ऐसी प्रतिबाधा जिनके लिए ऐसी प्रतिबाधा जिनके लिए V व I के मध्य खींचा गया ग्राफ, V व I के मध्य खींचा गया ग्राफ, V व I के मध्य खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। V व I के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। अरेखीय प्रतिबाधा कहलाती है, अरेखीय प्रतिबाधा कहलाती है। उदाहरण लिख लेना डायोड व ट्रांजिस्टर, डायोड व ट्रांजिस्टर। अब डायोड बहुत सारे प्रकार के हैं, सभी में नहीं मिलेगा सीधा, एक में भी नहीं मिलेगा सभी में। आओ बस ओम जी के नियम में और उधर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन दोनों में एक अंतर होता है क्या सर, यहाँ तो क्या जाता है V और यहाँ क्या जाता है I, और याद हो तो मिली एम्पियर की तो किसमें बहती थी अग्र बायस में, याद आया कुछ, और माइक्रो एम्पियर की बहती थी पश्च बायस। इसको तो बोलते थे आप IF फॉरवर्ड बायस, और ये VF, ये VR रिवर्स, ये IR, और एक किसकी थी माइक्रो एम्पियर। और इस टाइप से यहीं से बहना स्टार्ट करेगी, क्योंकि पहले वो मोटी होती है दीवार, धीरे धीरे पतली हो जाए, सब सीखेंगे इसी में आगे। और इसमें तो हमेशा यहीं से आ जाएगी इसे, ठीक है। बंजन हो जाता है इधर मंजन के साथ। लिखो ये PN संधि के डायोड का है, देखा देखा लग रहा है, ये नहीं देखा, कोई बात नहीं सर। कोई सोच रहेगा फिर आ गया कि तुमने क्या सोचा हम नहीं लौटेंगे, ये डायोड कह रहा है ऐसा। अगला लिखो आज गलन कितनी ज्यादा है यार। लिखा है आगे, लिखो आप थर्ड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। लिखा है, लिखो यदि किसी प्रतिबाधा से, यदि किसी प्रतिबाधा से, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाही धारा की दिशा को बदल देने पर,
यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा को बदल देने पर, प्रवाहित धारा की दिशा को बदल देने पर प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो, प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो, अपरिवर्तित रहे तो, अपरिवर्तित रहे तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं, उसे द्विपार्श्विक, उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। लिख लिया? अगली लाइन से लिखना, प्रतिरोध, प्रेरकत्व व संधारित्र की तारी छी भी कुपोषण की शिकार है ना, कोई की तो सी पावर निकला जे 2-4 तो उठ जाओ जे। लिखो आगे, कोई बात नहीं, अरे कोई बात, अरे लिखो लिखो आगे। क्या लिखा तुमने? प्रतिरोध, कोमा प्रेरकत्व व संधारित्र, वह संधारित्र, ये लिखा है ना। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है। मतलब क्या है सर? इसमें इनके टर्मिनलों को चेंज कर दो तब भी रुकावट का मान चेंज नहीं होगा, लेकिन गलती से आपने पी एन संधि डायोड का ट्रांजिस्टर के चेंज कर दिए। पी से, जैसे पी को प्लस से जोड़ रखा है और एन को माइनस से जोड़ रखा है, उल्टा कर दो, एन को तो प्लस से जोड़ दो और पी को माइनस से जोड़ दो, तो रुकावट का मान यानी कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जिसमें चेंज हो गया वो तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है, और जिसमें चेंज नहीं हुआ वो क्या है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। तो आगे लिखना, जबकि डायोड और ट्रांजिस्टर, जबकि डायोड व ट्रांजिस्टर, जबकि डायोड व ट्रांजिस्टर द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। लिख लिया? अगला टॉपिक, अब आओ शाखा, शाखा, हाँ ब्रांच, शाखा। लिखो आगे। अब देखो शाखा किसको बोलते हैं, आओ हम बताएं। हाँ भाई साहब, ITI वाला ही बोल गया अब तो। ये से कोई फोटो बना दिया मैंने, यहाँ से चला गई आई, ये कैपेसिटर है, इधर चली गई I1, इधर चली गई I2, फिर यहाँ से भी वापस बढ़ गई है, कौन? I2, यहाँ तक तो आई, इधर चली गई I3 और इधर चली गई I4, और इधर कौन आए? I1। ये भी इधर मिलेगी I1 प्लस I4, ये वापस मिल जाएगी इधर I3 और ये बन जाएगी वापस, कितनी निकली थी? I। ठीक है, सुनना, इसमें ये है शाखा, ये जिसमें समान मान की धारा बह रही हो, ये भी क्या है? शाखा। और ये पूरी भी क्या है? शाखा। मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस जाल का वह भाग जिसमें समान मान की क्या प्रवाहित हो रही हो? धारा, वो कहलाएगी शाखा। ठीक है, लिखो आप। लिखो, किसी जाल का वह भाग, किसी जाल का वह भाग, किसी जाल का वह भाग, किसी जाल का वह भाग जिसमें, जिसमें धारा का मान नियत रहता है, किसी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, उसे शाखा कहते हैं, उसे शाखा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? शाखा। अगला लिख लें, चलो अगला पॉइंट लिखो, नोड बिंदु,
नोड बिंदु या संधि बिंदु, जहाँ दो शाखाएं आकर मिलती है, जहाँ पर दो शाखाओं का मिलन होता है, उनको बोलोगे आप नोड बिंदु या संधि बिंदु। किरचॉफ का प्रथम नियम इसी पे लगता है, किस पर? संधि बिंदु पर। लिखो, किसी जाल में, सॉरी 2 नहीं 3 मिलेगी, 3। किसी जाल में वह बिंदु जिस पर, किसी जाल में वह बिंदु जिस पर 2 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, 2 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, 2 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, उसे संधि बिंदु या नोड बिंदु कहते हैं। उसे संधि बिंदु या नोड बिंदु कहते हैं। उसे संधि बिंदु या नोड बिंदु कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो अगला टॉपिक, लूप या पास। लूप या पास, लूप या पास। लिख लिया? लिखो, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ, किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ, कोमा, जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है, जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है, जो कुछ शाखाओं से मिलकर बना होता है, लूप या पास कहलाता है। लूप या पास कहलाता है। आओ और देखो, अरे इधर देखो, इधर ये बैटरी माइनस प्लस V वोल्ट या रुकावट कितनी R1, इधर भी R2, यहाँ कुंडली, इस जगह ये एक और रुकावट और ऐसे नाम A B, बातें नहीं, C D E F, धारा भेजते हैं कितनी I कितनी गई I1, कितनी गई I2, कितनी I2, कितनी I1, वापस मिलकर I। ठीक है, अब सुनते जाना। ये तो कुंडली है L, ये प्रतिरोध है, ये R3 हो गया। पहला पॉइंट, इसमें शाखा कौन सी है? अरे सर बहुत सारी शाखा, इसके अंदर शाखा है, AB शाखा है, BE शाखा है, BC शाखा है, ये पूरी भी शाखा है। कौन सी? BCD, BCD भी क्या है? शाखा है। और नाम दो तुम जिसमें समान मान की तरह, ये रही सर CD, और बोलो सर ये रहा FA। ओके, सेकंड, संधि बिंदु। संधि बिंदु जहाँ 3 शाखाएं आकर मिलती, शाखाएं उनको बोलना जिसमें धारा का माननी है। तो ये B कितनी मान के आई? I, ये I1 और ये I2, ये भी शाखा है, ये भी शाखा है, ये भी शाखा है। संधि बिंदु कौन हुआ? B। और है क्या? E। फिर सर पास या लूप, लूप या पास। आ जाओ इधर, कितने इसमें? 3। एक तो ये रहा जिसमें तुम ऐसे चल रहे हो, एक ये रहा जिसमें ऐसे चल रहे हो। चलने की दिशा स्वतंत्र है, अपन अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे। तो A B E F A आ गए, कोमा B C D E B, एक और बचा हुआ है, पूरा है पूरा है पूरा है। A B C D E F A, वापस वहीं जाना है जहाँ से आए थे। ठीक है,
अब इसमें बात करूं मैं सक्रिय लूप की, ये वाला, और ये एक और है, ये पूरा बैटरी आ गई और निष्क्रिय ये रहा। पक्का? ये लिखो। अब सुनना, इन दोनों पे तो लगाऊंगा मैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम केवल इन संधि बिंदुओं, संधि बिंदु पर लगता है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको आप KCL से लिखोगे। किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का संधि बिंदु वाला नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, ये नाम इसके। सेकंड लगाऊंगा मैं पूरे लूप में, बोले तो पास में, इसमें, इस पूरे में लगा सकता हूँ, इसमें भी लगा सकता हूँ और इसमें भी लगा सकता हूँ। तो लूप में तो क्या लगाऊंगा? द्वितीय नियम, किसका? किरचॉफ का। वो संबंधित होगा ऊर्जा संरक्षण से, और पहला नियम संबंधित होगा आवेश संरक्षण से। ठीक है, ये लिखो, फिर किरचॉफ के नियम लिखेंगे, फिर चलेंगे अपन आगे की ओर। किरचॉफ के नियम आते हैं या लूप की परिभाषा आती है, और कुछ नहीं आता, या जाल की परिभाषा आ जाएगी। कल यदि सरकार ऐसे बोले ना कि बंद है, सूचना मिले, केवल बंद 7 बजे से पहले पहले हो, तो देख लेना 6 बजे तक, ये शायद आज रात को 8 से कल सुबह 6 बजे तक। छुट्टी तो क्या करेंगे, छुट्टी संडे को ही क्लास लेंगे अपन। तू अटी रोक में बताऊँ, ये अल्पान सीमा से क्वेश्चन पूछ बोला गया। फिर पता होगा कभी भी लिमिट ले समाकलन कर सका जा। चले आगे। चलें, लिखो किरचॉफ के लिखो किरचॉफ के नियम। रुको क्या? लिखो किरचॉफ के नियम। लिखो जटिल विद्युत परिपथों में, जटिल विद्युत परिपथों में जटिल विद्युत परिपथों में विभव व धारा का मान ज्ञात करने के लिए, जटिल विद्युत परिपथों में विभव व धारा का मान ज्ञात करने के लिए, विभव व धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। किरचॉफ ने 2 नियम दिए।
किरचॉफ ने दो नियम दिए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन। हाँ बिल्कुल नहीं।